नमस्कार। कक्षा 8 चैप्टर नंबर 2 आज से अपनी क्लासें होंगी। वो केवल ये ऑडियो क्लास होगी। अगली क्लासों में जब हम मैप वगैरह पढ़ेंगे ज्योग्राफी के, उसी में अपन वीडियो क्लास बनाएंगे। तो आइए अपन चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। पहले चैप्टर ने अपन ने संसाधन के बारे में पढ़ा था। सेकंड चैप्टर जो है वो है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। भूमि, मृदा। भूमि धरातल की वह ऊपरी परत जिस पर हम लोग निवास करते हैं, उसको भूमि कहेंगे। मृदा भूमि भूमि की वह ऊपरी सतह जो दो चट्टानों के रगड़ से, उनके मिश्रण से, वनस्पतियों के सड़ने गलने से, जीवांशों के सड़ने गलने से जो अंश बनते हैं, उसको मृदा कहेंगे। जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्य जीव संसाधन और वनों में निवास करने वाले सभी जीव जंतु, ये सभी क्या हैं? संसाधन है, क्योंकि ये सभी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। भूमि, मृदा और जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, ये सभी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इस कारण ये कौन से संसाधन कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। अब हम चैप्टर नंबर 2 हमारा शुरू करते हैं। इसके पहले पेज में जो आपको दी हुई है वो एक मांबा और पीटर, इन दो की जो कहानी दी हुई है, आइए हम इस छोटी सी कहानी को एकदम शॉर्ट में समझते हैं। इसमें एक नाम लिखा हुआ है तंजानिया, अफ्रीका। देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो युगांडा, केन्या के पास में पड़ता है, तंजानिया। और ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल नज़दीक का देश है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है ये देश तंजानिया, अफ्रीका। यहाँ पे एक मांबा नाम की बालिका है, वो पानी लाने के लिए शीघ्र उठती है, उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि तंजानिया, अफ्रीका की परिस्थितियाँ अलग है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के जस्ट पास में स्थित है। भूमध्य रेखा पर उच्च तापमान होने के साथ साथ में वर्षा भी सर्वाधिक होती है, इसलिए वहाँ की जलवायु, वनस्पति, भूमि, मृदा सभी अलग प्रकार की हैं। और उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है पीटर, न्यूजीलैंड। ये पीटर न्यूजीलैंड की बात कह रहा है। न्यूजीलैंड में भेड़ पालन को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। ये न्यूजीलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। अब वहाँ पर जो घास के मैदान हैं, इसमें बात कर रहा है ये भेड़ पालन के अंदर की विस्तृत घास के मैदान की। तो मैं आपको बताऊं कि घास के मैदानों को अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान होते हैं उनको सवाना के नाम से जानते हैं। प्रेरीज स्टेपी प्रदेश में है, उनको प्रेरीज के नाम से जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्डस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को कहते हैं डाउन्स कहते हैं। और यहाँ न्यूजीलैंड की बात कर रहा है तो न्यूजीलैंड में घास के मैदानों को कैंटरबरी कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि दो क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं इसमें। तंजानिया, ये तंजानिया आपका ये अफ्रीका है, तंजानिया अफ्रीका, और दूसरा है पीटर, न्यूजीलैंड। ये दो अलग अलग क्षेत्र स्थित हैं। एक भूमध्य रेखा के पास में स्थित है, एक भूमध्य रेखा से दूर स्थित है। तो दोनों की विषम अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग वहाँ की भूमि है, अलग अलग वहाँ का मृदा है, जल है, अलग अलग प्राकृतिक वनस्पति है। प्राकृतिक वनस्पति यानी वन अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जहाँ जिस प्रकार का संसाधन होगा उसमें किसी भी प्रकार का उत्पादन है वो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करेगा। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा अब अगला जो टॉपिक है वो ये है, हमारा है भूमि। भूमि 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 आइए इस भूमि को देखते हैं हम। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग ही भूमि है। भूमि अर्थात पृथ्वी की वह ऊपरी परत या धरातल की वह ऊपरी सतह जिस पर हम लोग निवास कर रहे हैं, उसको भूमि के नाम से जाना जाता है। और इसमें 30% ये कह रहा है कि केवल 100% जो क्षेत्रफल है उसमें 30% क्षेत्र ही है वो भूमि के नाम से जाना जाएगा। ये भूमि है, ये विभिन्न प्रकार की जलवायु के लक्षण भी इसमें पाए जाएंगे। अलग अलग कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पर ये ऊंचा नीचा, कहाँ पे मरुस्थल हैं, कहीं पर सघन वन है। इसमें दो शब्द लिखे हुए हैं, विरल और निर्जन। सघन वन के क्षेत्र सामान्यतः विरल, उर्वर मैदान, नदी घाटियाँ, अलग अलग स्थान पर इस भूमि की अलग अलग धरातल की सतह है। कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं घाटियाँ हैं, कहीं नदियाँ हैं, कहीं झीलें हैं, अलग अलग प्रकार के, कहीं हिमानीकृत मैदान हैं, कहीं हिम से ढके हुए क्षेत्र हैं, तो कहीं थार का मरुस्थल जैसा भाग है। भूमि का उपयोग है, जैसा धरातल होगा, भूमि जैसा धरातल होगा, जैसी वहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ होंगी, हम उसी प्रकार से उसमें भूमि का उपयोग हमारे
करेंगे। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में हम देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की सतह है वो धरातल नहीं है, क्योंकि वो ऊबड़ खाबड़ है। इसलिए हम वहाँ पर है जो समूचे रेखीय जुताई यानी सीढ़ी नुमा खेत बनाकर हम फसल उत्पादन कर सकते हैं। और जहाँ पर धरातल है वो समतल होगा, तो वहाँ पर हम अनेक प्रकार की, जैसे कि समतल भूमि है उसमें हम फसल का उत्पादन उस हिसाब से करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि जैसा भूमि का उपयोग होगा, अर्थात कहीं पर कृषि है, वानिकी वन है, खनन खनिज हैं, सड़कें, उद्योग, साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्योंकि हम भूमि का उपयोग उसके भौतिक कारक द्वारा निर्धारित होते हैं। भौतिक कारक कौन से होंगे? भौतिक भूमि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं? तो उसमें आपको ये 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें जैसे कि स्थलाकृति है, भूमि की स्थलाकृति यानी भूमि के धरातल की प्रकृति, कि वो ऊबड़ खाबड़ है या धरातल है या ढालू भूमि है। जैसे कि चाय की कृषि है, तो चाय की कृषि के लिए ढालू भूमि का होना आवश्यक है। आगे है मृदा, तो भूमि की वह ऊपरी परत, उस मृदा में उर्वरता क्षमता कितनी है, कितना उसमें उपजाऊपन है। मृदा भूमि की वह ऊपरी परत, दो दो चट्टानों के रगड़ने से, जीवांशों के सड़ने गलने से, वनस्पतियों के सड़ने गलने से, चट्टानों के मिश्रण से जो परत बनी है उसको मृदा कहते हैं। अगला है जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण है, गर्म है, शीत है या ठंडी है या समशीतोष्ण है। अगला है खनिज और जल की उपलब्धता वहाँ पर कैसी है। इस प्रकार से हम भूमि के उपयोग को निर्धारित करेंगे। आगे इसके साथ साथ में मानवीय कारक है, जैसे कि जो भूमि है उस भूमि पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है। जैसे कि हमारे भारत देश में देखा जाए तो भूमि जनसंख्या के अनुपात में कृषि के लिए भूमि कम है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर कृषि के हैं जो जोत यानी खेतों के जो आकार हैं वो छोटे छोटे हैं, क्योंकि खेतों का जो विभाजन हो चुका है, बंटवारा हो गया है। इस कारण भूमि का उपयोग है जो मानवीय कारकों पर भी निर्धारण करता है। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सीधा सीधा पूछेगा भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले भौतिक और मानवीय कारक कौन कौन से हैं, या 2 भौतिक कारक पूछ लेगा या 2 मानवीय कारक पूछ लेगा। आगे है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व अर्थात अधिकार के आधार पर है जो भूमि किस प्रकार से हम काम में ले सकते हैं। एक तो अपनी अगर स्वयं की है, पुश्तैनी अपनी भूमि है तो निजी भूमि हो जाएगी वो। दूसरी ऐसी भूमि जो सरकारी वन विभाग है या हम वन विभाग के कह सकते हैं, या गवर्नमेंट की जो भूमि है उसमें अगर कोई उत्पादन हो रहा है तो वो साझा संपत्ति उत्पादन कहलाएगा। जैसे कि चारा है, फल हैं, औषधीय जड़ी बूटियां हैं, ये सभी कहेंगे ये सामुदायिक भूमि अर्थात साझा संपत्ति संसाधन कहलाएगा। हम इसको आसानी से सभी आपस में इसको बांट सकते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव ही बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, क्योंकि जनसंख्या डे बाई डे बढ़ रही है। इसी कारण जनसंख्या स्थिरीकरण की जो नीति है उसमें 2045 तक भारत की जनसंख्या को क्या है, स्थिरता करना है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। जैसे भूमि का धरातल बदलता जाएगा, उसका रंग रूप प्रवृत्ति बदलती जाएगी, वैसे वैसे उसकी गुणवत्ता भी क्या होगी, बदलती जाएगी। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने, अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है। वर्तमान में कृषि निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण मृदा का अपरदन हो रहा है, मिट्टी कट कट के बह रही है। मरुस्थलीकरण, पर्यावरण मरुस्थल धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे हम थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मानसून की पवनें पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए वहाँ पर उपयुक्त मात्रा में वर्षा नहीं हो पाती है, उपयुक्त मात्रा में वर्षा नहीं हो पाती है। उसके आगे है भूस्खलन। भूस्खलन, अब भूस्खलन क्या है, देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। भूस्खलन क्या है? पर्वतीय सतहों का वर्षा के समय में पर्वतों का कट कट के गिरना, अर्थात मिट्टी का पहाड़ों का कट कट के गिरना ही क्या कहलाएगा, भूस्खलन कहलाएगा। यह समस्या अपने भारत देश में प्रमुख रूप से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जो ये स्थित हैं, राज्य स्थित हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। चाहे हम चमोली की बात करो, इसके साथ में चाहे हम उत्तराखंड में सहस्त्रधारा है, या अपन आगे और चलते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, सियाचिन, इधर अपन अल्मोड़ा, तो इस साइड में प्रमुख रूप से है जो यहाँ पर भूस्खलन होता रहता है, क्योंकि भूमि की परतें हैं वो ढीली हो जाती हैं और बरसात के समय में वो कट कट कर नीचे गिर जाती हैं, जिससे रास्ते भी अवरुद्ध हो जाते हैं।
इस प्रकार से हमारी भूमि का उपयोग हो रहा है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जहाँ जहाँ जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार से उस भूमि का उपयोग वहाँ पे होगा। भूमि संसाधन का संरक्षण, देखो भूमि का धीरे धीरे हमें इसकी सुरक्षा करना भी जरूरी है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसको प्रमुख रूप से इसको सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि धीरे धीरे अगर हम भूमि और कृषि योग्य भूमि को बड़े क्षेत्र पर इसका धीरे धीरे है जो दोहन हो रहा है, इसलिए धीरे इसके विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना पड़ेगा। जैसे वन रोपण, अपन को वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का भी उपयोग है वो सीमित मात्रा में करना चाहिए। और पशु चारण, जो पशुओं के द्वारा, क्योंकि पशु चारण से भी प्रमुख रूप से मृदा का अपरदन होता है। पशुओं के खुरों से जो मृदा धीरे धीरे कट जाती है, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस कारण ये भी हमारे को पशुचारण भी सीमित रखना चाहिए। तो ये कुछ भूमि को की सुरक्षा के उपाय हैं। आगे है मृदा। देखिए आज की क्लास अपन इतनी ही होगी, एक एक टॉपिक हम इसको धीरे धीरे लेके चलेंगे और अपन आने वाले एक सप्ताह के अंदर कक्षा 8 की संसाधन एवं विकास अपन पूरा इसको कर लेंगे। अगली क्लास में अपन कल की क्लास में मृदा, भूस्खलन और आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।